हैं। तो स्टेबिलिटी, जनरली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम रिले के टर्म्स में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर हम रिले के टर्म्स में बात करें तो मैंने आपको बताया था 5 एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं रिले की, जो जिसमें अंदर, जैसे कि आपको याद होगा, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वहां पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी के ऊपर चर्चा करी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिले है, उसके प्रोटेक्टेड जोन में अगर फॉल्ट नहीं हुआ है, उसके कहीं बाहर एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द जोन फॉल्ट हुआ है, लेकिन वो जो फॉल्ट करंट है वो उस रिले से अगर होता हुआ गुजर रहा है, तो रिले जो है वो मस्ट रिमेन इन ऑपरेटिव या नॉन ऑपरेटिव और नॉन फंक्शनिंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फॉल्ट करंट। मतलब वो सेंस तो करेगी कि हाँ भाई फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, बट बिकॉज फॉल्ट उसके जोन में नहीं हुआ है तो रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। और ये जो काबिलियत होती है इसी को हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रिले। ठीक है, ये हम लोगों ने 5 एसेंशियल क्वालिटीज में चीज सीखी थी। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि रिले के अंदर स्टेबिलिटी ये बताती है कि जो तुम्हारी रिले है उसकी क्या औकात है, क्या उसकी ताकत है टू रिमेन इन ऑपरेटिव। ये उसकी एबिलिटी को दर्शाती है कि वो इन ऑपरेटिव रहेगी भले ही फॉल्ट करंट उसके अंदर से होते हुए जा रहा हो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल और थ्रो फॉल्ट कंडीशंस। समझ में आ रही बात ये? तो जैसे कि बिल्कुल ऐसा है कि मान लेते हैं ये, अगर हम इंसानी तौर पे देखें तो बड़ा ही संवेदन शून्य है, लेकिन ऐसा ही है कि भाई अगर मान के चलते तुम्हारे इलाके के बाहर कहीं मर्डर हुआ है, मान के चलते तुम एक चौकी के इंचार्ज हो, तुम्हारे जोन में मर्डर नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में भले ही वो मुजरिम तुम्हारे जोन से पास होता हुआ जा रहा हो, लेकिन तुम इनऑपरेटिव रहोगे, तुम उस चोर को नहीं पकड़ोगे जब तक कि तुम्हें ये ना कहा जाए, तो तुम इनऑपरेटिव रहोगे। इसको हम कहते हैं कि हमारी जो चौकी है वो स्टेबल है। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये अगर हम इसको, ये हो गई एक जनरल टर्म में अगर बात करते हैं, रियलिटी में ये बहुत ही खराब चीज़ है। देखा जाए तो पुलिस को ऑपरेट करना चाहिए। तो ये, लेकिन एक फिजिकल, मतलब मैं एक जनरल आपकी लाइफ से एग्जांपल जोड़ रहा था। तो अगर हम इसी को हम रिले के टर्म्स में देखें, तो रिले को, अगर रिले मान लेते पास में फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट करंट जो है वो रिले से होता हुआ आ रहा है, तो रिले मस्ट नॉट ऑपरेट। और ये जो क्वालिटी, इसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि थ्रो फॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे फॉल्ट जो कि आउट ऑफ द जोन होंगे, बट उनका जो फॉल्ट करंट तुम्हारे सिस्टम से पास हो रहा होगा। तो देखो ये फॉल्ट यहाँ पर हुआ है एक्स्ट्रा, भाई जोन क्या है, अगर हम डिफरेंशियल रिले की बात करें तो CT1 और CT2 की जो बाउंड्री होती है वही हमारा प्रोटेक्शन जोन होता है। तो फॉल्ट बियॉन्ड प्रोटेक्शन जोन हुआ है, लेकिन देखो फॉल्ट करंट यहाँ से फीड हो रहा है। ठीक है, तो फॉल्ट करंट क्योंकि हमारा सिस्टम से पास हो रहा है, इसी के लिए उसको थ्रो फॉल्ट दे दिया। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली सिस्टम नो ऑपरेशन जोन में रहना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिले की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द थ्रो फॉल्ट ऑल्सो नोन एज थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी। तो जनरली जो स्टेबिलिटी रिले की चेक की जाती है वो थ्रो फॉल्ट के समय में चेक की जाती है, मतलब ऐसे एक्सटर्नल फॉल्ट जो हुए बाहर है पर फॉल्ट करंट जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी स्टेबिलिटी जो कि थ्रो फॉल्ट के अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं उसी को हम लोग थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी भी कह देते हैं। तो बहुत बार आपसे थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी पूछा जाएगा, तो ये सिंपल स्टेबिलिटी को ही यहाँ पर दूसरा नाम है सिंपल स्टेबिलिटी का ही। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल फॉल्ट के समय में क्या इंपॉर्टेंट है कि, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जो फॉल्ट करंट CT1 मेजर कर रहा है, फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट जो CT2 मेजर कर रहा है, ये बराबर रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ये जरूरी है कि भाई जो हमारा फॉल्ट करंट मेजर बाई CT1 एंड फॉल्ट करंट मेजर बाई CT2 मस्ट बी इक्वल। और अगर ये इक्वल होंगे तो डिफरेंशियल करंट कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गई आइडियल कंडीशन जो हम चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, CT1 और CT2 मिसमैच करते हैं, पुराने लेक्चर्स में उसके रीजन हमने देखे थे। तो इसकी वजह से फॉल्ट करंट मेजर बाई CT1 एंड फॉल्ट करंट मेजर बाई CT2 डिफर कर जाएगा, तो डिफरेंशियल करंट वहां पर रहेगा। और ये जो डिफरेंशियल करंट होता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये सीविरिटी ऑफ द एक्सटर्नल फॉल्ट, यानी कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फॉल्ट करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आई डिफरेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ये भी हमने देखा था। तो मैक्सिमम एक्सटर्नल फॉल्ट करंट जिस पर रिले रिमेन स्टेबल रह सकती है, बहुत ध्यान से समझो, मैक्सिमम फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट जहां तक रिले स्टेबल रह सकती है उसे हम कहते हैं थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये जो IF डैश मैक्सिमम देख रहे हो, ये IF डैश मैक्सिमम, ये वही मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ CT, जिस पर हमारी रिले जो है वो स्टेबल रहेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर हम पिकअप वैल्यू को टच कर गए हैं, जैसे ही इसको हम जरा सा भी आगे एक्सीड करेंगे, यहाँ से क्या होता है, ये मतलब बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन है ये, और ये बाउंड्री कंडीशन है। जैसे ही हम इसको पार करेंगे तुरंत ही हमारी रिले क्या होगी, ऑपरेट कर जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो IF डैश मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट। थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट अगर कोई आपसे पूछ ले तो मैक्सिमम एक्सटर्नल फॉल्ट करंट ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ CT जिस पर रिले जो होगी वो स्टेबल रहेगी, इसके बाद जो होगा वो रिले अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक, तो
तो आई एफ डैश मैक्सिमम इज दी थ्रू फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट। ओके यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट करंट आई एफ डैश मैक्सिमम ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ सी टी जो है वो बियॉन्ड इसके पार कर जाता है, आई एफ डैश मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, लिमिट हमारी क्रॉस हो जाएगी और रिले जो होगी वो माल ऑपरेट होगी। माल ऑपरेट मतलब फॉल्स ऑपरेट हो जाएगी, उसे नहीं होना चाहिए। और हम कह सकते हैं इसको कि हमारा जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लूज इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट इवेंट की, कहीं पर भी अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट करंट हमारे सिस्टम से होता हुआ जा रहा है, तो अगर वो एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, उसका जो फॉल्ट करंट है वो ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ सी टी आई एफ डैश लेस देन है आई एफ डैश मैक्सिमम से, तो हमारी रिले स्टेबल रहेगी, हमारी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये आई एफ डैश जो सेकेंडरी साइड ऑफ सी टी के जो फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है ये ग्रेटर हो गया आई एफ डैश मैक्सिमम से, तो हमारी सीटी जो होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी और अनस्टेबल होकर ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ना दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्टेबिलिटी रेशियो। स्टेबिलिटी रेशियो क्या होता है, तो स्टेबिलिटी रेशियो बेसिकली दो फॉल्ट करंट का रेशियो होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अपर लिमिट जहां पर हमारी जो रिले है वो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए ट्रिगर हो जाएगी, माल ऑपरेट कर जाएगी, और एक होती लोअर लिमिट यानी कि करंट की वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए रिले जो होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि रिले ऑपरेट करे। तो आई एफ डैश मैक्सिमम अपॉन आई एफ डैश मिनिमम, यानी कि अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो मैक्सिमम थ्रो फॉल्ट करंट जिस पर रिले हमारी माल ऑपरेट हो जाएगी, बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन, और मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट जिस पर रिले जो होगी वो ऑपरेट होगी, मतलब जिस पर मिनिमम फॉल्ट करंट जो होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि रिले तुम्हारी स्टार्ट ऑपरेट होना स्टार्ट